हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है अंग्रेज़ों की भारत विजय। इस अध्याय को हमने पिछले सेशन में ही आरंभ कर दिया था और हमने इस अध्याय को निम्नलिखित भागों में बांटकर अध्ययन करने के बारे में चर्चा की थी। उसमें सबसे पहले पूर्वी भारत, जिसमें बंगाल आता है, दक्षिणी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत। हमने बंगाल पर अंग्रेज़ों के अधिकार और उनके विजय के संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर विचार किया था। प्लासी की लड़ाई जो कि 23 जून 1757 को हुई थी, उसके बाद कारण, घटनाएं और उसके परिणाम, ये हमने पहले सेशन में हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। अभी इस सेशन में हम बंगाल के 1760 की क्रांति और बक्सर का युद्ध जो कि 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था और इस युद्ध के बाद इनके परिणामों के विषय पर चर्चा करेंगे। आइए हम आज के सेशन में सबसे पहले बंगाल की 1760 की क्रांति के बारे में चर्चा करते हैं। प्लासी की लड़ाई को इतिहास में बंगाल के इतिहास में पहली क्रांति कहा जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद बंगाल में एक और सत्ता परिवर्तन होता है जिसे बंगाल की दूसरी क्रांति कहा जाता है। प्लासी की लड़ाई के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बना, जो 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब रहा। वह एक साहसीन और अयोग्य व्यक्ति था। मीर जाफर को एक दुर्बल, दुविधाग्रस्त और राजनीतिक एवं प्रशासनिक अक्षमताओं से हीन व्यक्ति माना जाता है। वह नाम मात्र का नवाब था और प्रत्येक कार्य वह अंग्रेज़ों के इशारे पर करता था और अंग्रेज़ हमेशा उसे धन हड़पते रहते थे, जिसको पूरा करना भी उसके बस की बात नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि जब तक क्लाइव भारत में था तब तक जैसे तैसे उनके बीच तालमेल बना रहा, लेकिन जब क्लाइव इंग्लैंड चला गया तो उसके बाद उसका अपने आंतरिक और बाह्य प्रशासन चलाने की भी हिम्मत नहीं थी। इसी कारण से अंग्रेज़ उसे पद से हटाने की सोचने लग गए थे। मीर जाफर ने अपने प्लासी से पहले के समझौतों के अनुरूप अंग्रेज़ों को बहुत सा धन दिया था। ऐसा कहा जाता है कि उसने अंग्रेज़ों को इतना अधिक धन दिया कि उसे अपने महल के सोने चांदी के बर्तन भी बेचने पड़े थे। इसलिए उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। उसके पास शाही आवास का खर्च चलाने और सैनिकों को धन देने के लिए भी सैनिकों को जो वेतन देने के लिए भी उसके पास धन नहीं था। इसीलिए मीर जाफर के शासन से वो तंग आ चुके थे। इसके अलावा अंग्रेज़ों और मीर जाफर के बीच अनेक कारणों से मतभेद पैदा हुए, क्योंकि मीर जाफर के टाइम पर बंगाल की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी, तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए जो अन्य शक्तियां हैं उन्होंने बंगाल पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया था, जिसमें से बंगाल पर पहला आक्रमण मुगल सम्राट शाह आलम ने किया था और उसने अवध के नवाब के सहयोग से यह आक्रमण किया था। शाह आलम के विरुद्ध स्वयं लॉर्ड क्लाइव ने और मीर जाफर के पुत्र मीरन ने इस आक्रमण का सामना किया था। शाह आलम अपनी कमज़ोर स्थिति के कारण वह वापस हट गया था, लेकिन 1767 में डचों ने भी बंगाल पर आक्रमण किया और अंग्रेज़ों ने उनको बेदरा के युद्ध में उनको हराया और अंग्रेज़ों ने उनके साथ एक संधि भी की थी और इस संधि से जो है नवाब की ओर से मीरन, जो कि उसका पुत्र था, बंगाल के नवाब मीर जाफर का पुत्र था, वह उपस्थित हुआ था और उनके बीच अनेक शर्तें तय हुई थी। इन शर्तों में यही था कि नवाब जो है डचों को कुछ व्यापारिक सुविधाएं देगा। डच जो है नवाब और अंग्रेज़ों से कभी युद्ध नहीं करेंगे और न ही बंगाल में किसी स्थान की किलेबंदी करेंगे। डचों की बंगाल में पटना, कासिम बाजार, चिंसुरा में बस्तियां बनी रहेंगी। वे यहाँ पर अधिकतम 125 सैनिक रख सकेंगे। डच अपने जहाज़ और सेनाएं 6 मास के अंदर बंगाल की सीमा से दूर ले जाएंगे।
डच यदि किसी तरह से इन शर्तों का पालन नहीं कर पाए तो उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और उनकी सारी सुविधाएं ले ली जाएंगी। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र पर यह आरोप लगाया कि ये जो बंगाल पर आक्रमण हुए हैं इन सब का दोषी वह स्वयं है और अंग्रेज़ों ने उसे इन युद्धों के लिए क्षतिपूर्ति की मांग की, लेकिन उसने असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा कि वह तो 100% अंग्रेज़ों पर ही आश्रित है, अतः वह कैसे धन दे सकता है। क्लाइव के जाने के बाद अस्थायी बंगाल का अस्थायी गवर्नर हालवेल बना। वह काफ़ी संकालू और झूठा व्यक्ति था। उसने मीर जाफ़र पर कई तरह के आरोप लगाए। उसके बाद वह मीर जाफ़र को बंगाल के नवाब के पद से हटाने की सोचने लग गया था। मीर जाफ़र व अंग्रेज़ दोनों अब एक दूसरे से दुखी रहने लग गए थे। मीर जाफ़र अपने पुत्र मीर मीरन की मृत्यु के बाद कुछ विचलित सा रहने लगा था। उधर क्लाइव के बाद हालवेल बंगाल के कंपनी का मुखिया बना, लेकिन कुछ समय के बाद उसने मीर जाफ़र का उत्तराधिकारी ढूंढना शुरू कर दिया था और मीर कासिम इस पद के लिए बहुत ही उत्तराधिकारी इस पद के लिए बहुत ही योग्य भी था और वह तैयार भी था। अंग्रेज़ों ने उसे इस पद पर बैठाना स्वीकार कर लिया था और मीर कासिम और ये कहे कि अंग्रेज़ उनके बीच एक समझौता हुआ था, गुप्त समझौता, और इसमें जो शर्त रखी गई थी वो ये थी कि मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा, लेकिन इसके बदले मीर कासिम बर्दवान, मदीनापुर और चटगांव की दीवानी एवं सिलहट के चुना व्यापार में कंपनी को आधा हिस्सा देगा। इसके अलावा वेंसिटार्ड को 50,000 पाउंड, हालवेल को 27,000 पाउंड और कलकत्ता काउंसिल के सदस्यों को 25,000 पाउंड देगा। ये इनके बीच समझौता 1760 में लागू हो जाता है और इस समझौते के तहत 1760 में मीर जाफ़र के स्थान पर मीर कासिम को अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल का नया नवाब बना दिया जाता है, जिसे इतिहास में बंगाल की दूसरी क्रांति कहा जाता है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, बक्सर का युद्ध जो कि 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। इसके कारण सबसे पहले राजनीतिक कारणों पर चर्चा करते हैं। मीर जाफ़र को सत्ता से हटाने के बाद उसका दामाद मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। अंग्रेज़ ये सोचते थे कि वह भी मीर जाफ़र की तरह अंग्रेज़ों के दबाव में काम करेगा और उनकी मनमर्जी के अनुसार काम करेगा, लेकिन मीर कासिम की सोच ऐसी नहीं थी। वह अंग्रेज़ों से दूरी बनाए रखने में विश्वास रखता था। वह बहुत ही योग्य व्यक्ति था। उसने इस प्रकार के प्रशासनिक सुधार किए एवं नीतियाँ अपनाई जिन पर अंग्रेज शक भी नहीं कर सके, तथा वह जनता का समर्थन आसानी से ले सकता था। उसने ऐसे अधिकारी कर्मचारी को हटा दिया जो भ्रष्ट थे और अंग्रेज़ों के प्रति स्वामी भक्ति रखते थे। उसने सेना का पुनर्गठन किया, सैनिकों का बकाया वेतन देकर उनका समर्थन भी हासिल कर लिया था। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर बना ली थी और जब अंग्रेज़ों ने उसे पूछा तो उसने उत्तर दिया कि राजधानी जो है वो साम्राज्य के बीच में होनी चाहिए। तो इस तरह से दोनों के बीच प्रारंभ से ही मनमुटाव पैदा हो गया। दूसरा कारण है शाह आलम की समस्या। मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र यानी शहजादा अलीगौर बिहार में था और उसने शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण कर खुद को मुगल सम्राट घोषित कर दिया था, परंतु वह दिल्ली की गद्दी पर बैठने से वहां जाने से डरता था। 1760 ईस्वी के अंत में वह पटना चला गया और अंग्रेज़ों का उसने समर्थन ले लिया। शाह आलम को अभी तक बंगाल के नवाब ने सम्राट के रूप में मान्यता नहीं दी थी। अंग्रेज़ों ने मीर कासिम पर दबाव डाला कि वह उसे सम्राट के रूप में मान्यता दे। मीर कासिम ऐसा करने से हिचकिचाहट महसूस करता था, क्योंकि उसे भय था कि कहीं अगर वह स्वयं उसे सम्राट मान लेगा तो अंग्रेज सम्राट पर दबाव डालकर उसे बंगाल की दीवानी ले लेंगे।
कासिम फिर सम्राट का विरोध नहीं कर सकेगा। अंग्रेज़ों ने उस पर फिर से दबाव डाला और अंततः मीर कासिम शाह आलम द्वितीय से बिहार में मीन से पटना में उसे मिलने गया और उसे सम्राट की मान्यता दे दी और साथ ही वह शाह आलम का विश्वास पात्र भी बन गया था। इस तरह से अंग्रेज़ अपनी बात तो मनवा गए, लेकिन दोनों के बीच वैचारिक मतभेद पैदा हो गए। तीसरा कारण है व्यापार संबंधी सवाल। अंग्रेज़ों को बंगाल में कई तरह की सुविधाएं थी। वे अपनी इन व्यापारिक सुविधाओं यानी दस्तक प्रणाली का बहुत दुरुपयोग करते थे। इसे बंगाल के नवाब को आर्थिक हानि उठानी पड़ती थी। तब भारतीय व्यापारियों को दो प्रकार की तकलीफ होती थी। एक, वे अंग्रेज़ों की खुशामद करने के लिए मजबूर थे ताकि उनका अपना कमीशन बचा सकें। दूसरा, उनका माल महंगा बिकता था। 1762 में कासिम ने एक दूरगामी फैसला लिया। उसने बंगाल में चुंगी कर समाप्त कर दिया। नवाब को तो इस फैसले से थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अंग्रेज़ों को इससे काफ़ी हानि हुई और इस तरह से उन दोनों के बीच मनमुटाव पैदा हुआ। अगला कारण है रामनारायण का मुद्दा। रामनारायण बंगाल में नवाब का नायब दीवान था। अंग्रेज़ उसके माध्यम से नवाब के विषय में सारी जानकारी लेते रहते थे। नवाब को जब इस बारे में पता चला तो उसने उसे फटकारा। रामनारायण को यह भय हो गया कि नवाब उसे कठोर दंड देगा और हो सकता है उसे मृत्युदंड भी दे दे। इस कारण से वह भाग करके अंग्रेज़ों के पास चला गया और अंग्रेज़ शुरू से ही नवाब के शत्रुओं को शरण देते आए थे। नवाब ने अंग्रेज़ों से इस मामले में बातचीत की और रामनारायण को वापस मांगा। अंग्रेज़ इस प्रकार कभी भी किसी व्यक्ति को वापस नहीं देते थे। कासिम ने अपने एक वरिष्ठ दूत को अंग्रेज़ गवर्नर वेंसीटार्ड के पास भेजा तथा हर प्रकार की स्थिति से उसे अवगत कराया। वह अंग्रेज़ गवर्नर कासिम से कोई समस्या मोल लेना नहीं चाहता था। उसने कासिम से यह आश्वासन लिया कि वह रामनारायण को मृत्युदंड नहीं देगा तथा सेवा में भी रखेगा। इसके बाद उसे वापस कर देगा। यह पहली बार था कि जब कोई भारतीय नवाब अपनी बात अंग्रेज़ों से मनवा सका हो। उसने रामनारायण को शर्त के अनुसार मृत्युदंड नहीं दिया, परंतु दरबार में काम देने की बजाय उसे पेंशन दे दी ताकि वह दरबार की गतिविधियां अंग्रेज़ों को न दे सके। इसे अंग्रेज़ उसकी कूटनीतिक चाल को समझ गए और कासिम को अपना शत्रु मानकर उसे हराने की सोचने लग गए। फिर आता है मीर कासिम व अंग्रेज़ों के बीच सैनिक टकराव। मीर कासिम ने बंगाल से चुंगी कर समाप्त कर दिया था और अंग्रेज़ व्यापारी अपने कंपनी के वरिष्ठ लोगों पर यह दबाव डाल रहे थे कि कासिम को जो है चुंगी लगाने के लिए मजबूर करें, परंतु कंपनी के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं था कि वह नवाब पर दबाव डाले। व्यापारी हर रोज़ के नुकसान से अधिक डरे हुए थे। पटना में अंग्रेज़ फैक्ट्री का अध्यक्ष एलिस था। वह जानबूझकर कोई न कोई समस्या पैदा करता रहता था। उसका भारतीय व्यापारियों से झगड़ा एक आम बात थी। एक दिन भारतीय व्यापारियों ने उसे कहा कि वह अपने व्यापार और कंपनी की गतिविधियों तक ध्यान रखे, अन्यथा उसका माल पटना में नहीं जाने देंगे। उसने अपने प्रभाव को दिखाने के लिए पटना पर सैनिक कार्रवाई कर दी और उस पर कब्जा कर लिया। जब भारतीय व्यापारियों ने सारी बात नवाब को बताई तो नवाब ने एलिस के विपरीत सैनिक कार्रवाई की, उसे हराया और लगभग 200 अंग्रेज़ों को बंदी बना लिया। अंग्रेज़ों ने वास्तविकता को जाने बगैर ही मेजर एडम्स के नेतृत्व में सेना पटना भेजी और इस तरह से यह आम झगड़ा युद्ध में बदल गया। जून 1763 से अगस्त 1763 तक, सितंबर अगस्त 1763 तक 3 युद्धों में, कारवा का युद्ध, गिरिया का युद्ध, उद्दोनाला का युद्ध, इन तीनों युद्धों में नवाब को अंग्रेज़ों ने पराजित किया। नवाब हताश होकर पटना आया और उसने सारे अंग्रेज़ बंदियों को मृत्युदंड दे दिया और स्वयं पटना छोड़कर अवध के
अवध के राज्य की तरफ चला गया। अंग्रेज़ों ने उसे पद से हटाकर वापस मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया और उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसके बाद युद्ध की घटनाएं व स्वरूप। इस युद्ध में बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम, इन तीनों ने मिलकर अंग्रेज़ों का सामना किया था, जिसमें अंग्रेज़ों की ये कहें कि अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। यह युद्ध जैसा कि नाम से ये बक्सर का युद्ध बिहार में बक्सर नामक स्थान पर लड़ा गया था और इसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। मीर कासिम यहाँ से युद्ध से भाग गया था और उसकी 1777 में नेपाल में मृत्यु हो गई और शुजाउद्दौला और शाह आलम ने अंग्रेज़ों के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली थी। और इसी बीच युद्ध के बाद 1765 में लॉर्ड क्लाइव एक बार फिर भारत का गवर्नर बन के आता है और बंगाल में वो कंपनी का सर्वसर्वा था। उसने प्रत्येक स्थिति का ध्यान रखते हुए 1765 में बंगाल के नवाब नजीमुद्दौला, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम, इन तीनों के साथ इलाहाबाद की संधि की। अब हम देखेंगे युद्ध के परिणाम व महत्व। युद्ध के परिणाम और महत्व हमें इन संधियों के माध्यम से पता चलेंगे कि किन के साथ क्या क्या संधि की गई। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को की गई। यह संधि मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय से हुई थी। इस संधि पर शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजीमुद्दौला एवं लॉर्ड क्लाइव ने हस्ताक्षर किए थे, जिसकी शर्तें निम्नलिखित थी। नंबर 1, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी थी। सम्राट को अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र लेकर दे दिए गए थे। मुग़ल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के रूप में दिए जाने का वादा किया गया। इस संधि द्वारा अंग्रेजों को उत्तरी सरकार की जागीरें भी मिली। मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने नजीमुद्दौला को बंगाल का नवाब मान लिया था। इसके बाद लॉर्ड क्लाइव ने 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ की, जिसकी शर्तें निम्नलिखित थी। नंबर 1, अवध का राज्य अवध के नवाब को वापस लौटा दिया गया, लेकिन इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र उसे लेकर के वो मुग़ल बादशाह को दे दिए गए थे। अवध के नवाब को इस युद्ध का जिम्मेवार माना गया था, इसलिए उस पर 50 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया और साथ में चुनार का दुर्ग अवध से कंपनी को भी प्राप्त हुआ। अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा कंपनी को मिली। अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई। नंबर 5, अंग्रेज़ों के संरक्षण में बनारस और गाजीपुर की जागीर राजा बलवंत को दे दी गई। इस प्रकार से बक्सर युद्ध के बाद बंगाल पर अंग्रेज़ों का पूरी तरीके से अधिकार हो जाता है और अंग्रेज़ों ने बंगाल में 1765 से लेकर 1772 तक द्वैध शासन लागू किया और इसमें अंग्रेज़ों का कोई ये कहें कि कोई उत्तरदायित्व तो नहीं था, जबकि सारा काम अंग्रेज ही करते थे। बंगाल का इस दौरान बहुत ज़्यादा शोषण किया गया। द्वैध शासन जब यहाँ लागू किया गया तो इसके माध्यम से ये कहें कि बंगाल का बहुत ज़्यादा शोषण किया गया, जिससे बंगाल लगातार जो है ये कहें कि कमज़ोर होता चला गया। वहाँ के लोगों की स्थिति बहुत ख़राब होती चली गई। क्लाइव ने खुद बंगाल की अव्यवस्था के बारे में कहा था कि मैं केवल इतना ही कहूँगा कि अराजकता, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और शोषण का जैसा दृश्य बंगाल में था वैसा न तो किसी देश में देखा गया और न ही सुना गया है। ऐसे अन्याय युक्त और लोभपूर्ण ढंग से इतने लाभ कभी प्राप्त नहीं किए गए। ये उन्होंने बंगाल की दशा के बारे में लिखा था।
लॉर्ड कॉर्नवालिस इंग्लैंड की संसद में द्वैध शासन के बारे में कहते हैं कि मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि विश्व में कोई भी ऐसी सभ्य सरकार नहीं रही जो इतनी भ्रष्ट, विश्वासघाती और लोभी हो जितनी कि भारत में कंपनी की सरकार। कहने का मतलब है कि 1765 से 1772 तक अंग्रेज़ों ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया और बंगाल का हर तरीके से शोषण किया।